2001 की जनगणना में बिरहोर छत्तीसगढ़ में 1744 हैं, 1744। थोड़ी देर के लिए सोचो, ठाकुर, ब्राह्मण, तेली, कुर्मी, कोस्टा, कोई उतने बच जाए तो इतने 1744। एक नस्ल खत्म होने कगार में है ना, और ये नहीं रहते तो जल जंगल तो कब का बर्बाद हो चुका होता। समझ में आ रहा है? ये भी है। जल जंगल जमीन की जब बात होगी तो ना हम बाहर आएंगे ना किसी को आने देंगे। हम जैसे हैं हमें अपनी स्थिति पर छोड़ दो। कौन कह रहे हैं इसकी? जब हर वर्ग का विकास होगा, हर वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा, तब तो जाकर के भारत क्या बन पाएगा, विकसित हो पाएगा। ये ऐसा नहीं कि भारत का संविधान जो बना या उसके पहले वेद पुराण कहीं ऐसा नहीं लिखा कि शेड्यूल कास्ट किसी को छू नहीं सकते, सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते, सार्वजनिक कहीं पर कुआं है वहां से पानी नहीं भर सकते। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये निर्योग्यताएं थोप दी गई इन पर शेड्यूल कास्ट। असल में क्या है, जब 47 में हमें आजादी मिली, भारत आजाद हुआ। कब आपका? 47 में आजादी जब मिली तो भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक चैलेंज था कि एक तो भारत, ये समझ लो काफी ज्यादा 47 का जो दौर, आजादी के साथ में भारत से पाकिस्तान टूटा था। क्या टूटा था? पाकिस्तान टूटा था, और गरीबी, भुखमरी बहुत ज्यादा व्याप्त था ना। कहां पर? आपका भारत में हद से ज्यादा गरीबी, भुखमरी बहुत ज्यादा। तो आजादी के बाद में इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके कृषि को सही करना था। किसको? कृषि को। इतनी आबादी वाले देश में, बड़ी आबादी वाले देश में भुखमरी, गरीबी कैसे? तो कृषि एक वर्ड में जरूर लिख दिया, लेकिन कृषि का मतलब यह नहीं कि केवल और केवल उपज को लेकर के बात नहीं, कृषि के हर एक पहलू पर फोकस किया गया। कब? आजादी के बाद। यही कारण है, आगे आप पढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में पहला जो 5 ईयर प्लान आया, पहली पंचवर्षीय योजना, उस पहली पंचवर्षीय योजना का एक ही उद्देश्य था, एक ही फोकस था, और वो क्या था? आपका एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि पर ही फोकस। हाँ, जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तब ये लोग फोकस किए किस पर? उद्योग पर। किस पर? उद्योग। लेकिन पहले वाले में तो फोकस किस पर था? कृषि। अब समस्या ये हो रहा था कि एक रोडमैप, एक विजन, कभी भी चाहे कोई भी हो, आप इंडिविजुअली हो, बतौर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, या कोई भी XYZ कोई भी देश हो, हर किसी का विजन और मिशन होता है। विजन और मिशन। भारत ने भी अपना विजन और मिशन सेट किया। तो एक समय पर था कि भारत जो है कभी किसी समय पर जाकर के विकसित देश बने। क्या बने? विकसित। विकसित देश बने, डेवलप्ड नेशन हो भारत, ये चाह रही थी भारत सरकार। लेकिन विकसित कैसे? जब हर समाज के, इस देश में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, जब हर वर्ग का विकास होगा, हर वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा, तब तो जाकर के भारत क्या बन पाएगा? विकसित हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ स्वर्ण, कुछ जो है इसमें अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ये केवल हिंदुओं की बात नहीं हो रही है, ये हर रिलीजन में, हर धर्म में यही 4 होते हैं। मतलब सामान्य भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, उसमें भी दलित होंगे, SC होंगे, और क्या होंगे? ST होंगे। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अब समस्या यह था कि जो जनरल OBC, शेड्यूल कास्ट, बेहतर स्थिति आजादी के समय ना, थोड़ी बेहतर स्थिति, इनकी तुलना में थोड़े कम, इनकी तुलना में यदि देखोगे तो शेड्यूल कास्ट पर तो डिसेबिलिटी, निर्योग्यताएं थोप दी गई। सबके द्वारा नहीं, लेकिन कुछ जिनके हाथ में सत्ता, जिनके हाथ में पावर,
उन्होंने कुछ निर्योग्यताएं, उसके कारण से हर कोई बदनाम हुआ, बात अलग, लेकिन एक वर्ग विशेष बदनाम हो गए। लेकिन कुछ जो सत्ताधीश थे, जो जिनके हाथ में पावर, वो कुछ निर्योग्यताएं तय कर दिए। निर्योग्यताएं, डिसेबिलिटी, ये तय कर दिया गया कि नहीं, आप किसी भी धार्मिक स्थान पे नहीं जा पाओगे। किसमें? धार्मिक। आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पे नहीं जाओगे, ना आप सार्वजनिक स्थान पे जाओगे, ना आप धार्मिक स्थान पे जाओगे, ना ही आप किसी को छुओगे, स्पर्श करोगे। क्लियर है मैं क्या बोल? ये कहीं पर लिखा हुआ कानून नहीं है। ये ऐसा नहीं कि भारत का संविधान जो बना या उसके पहले वेद पुराण, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि शेड्यूल कास्ट किसी को छू नहीं सकते, सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते, सार्वजनिक कहीं पर कुआं है वहां से पानी नहीं भर सकते, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये निर्योग्यताएं थोप दी गई। किन पर? शेड्यूल कास्ट। ये बार बार इनका जिक्र इसलिए होगा क्योंकि ये सब साथ में रह रहे थे एक जगह पर। इनकी बातें इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ये तो बिल्कुल कटे हुए थे। कौन? एसटी। ये तो जंगल पर्वत पहाड़ में निवास कर रहे हैं। ये तो दुनियादारी से पूरा का पूरा आधुनिक समाज से बिल्कुल कटे हुए। कौन? आपके एसटी। समझ में आ रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार जान रही थी कि ये सब साथ हैं, किसी समय पर जाकर के ये लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे, और ये जुड़ना भी चाहते हैं। कौन? शेड्यूल कास्ट। ये जुड़ना, इतिहास गवाह है कि ये हमेशा से चाहा कि ये समाज की मुख्यधारा से जुड़े, ये शिक्षा पाए, ये आगे बढ़े, ये तरक्की करे। हमेशा इतिहास गवाह है कि इनको दबाया गया। किनको? आपका शेड्यूल कास्ट। इनको पता था भारत सरकार को कि एक न एक समय पर ये आ जाएंगे, इनको ले आएंगे। लेकिन इनको कैसे करें? किनको? एसटी को। इनको तो हाथ पकड़ पकड़ खींच के लाना चाह रहे हैं कि आओ समाज की मुख्यधारा से जुड़ो। ये कह रहे कि नहीं, हम जुड़ेंगे ही नहीं, हम वो अपना जगह छोड़ेंगे ही नहीं, हम अपना जगह नहीं छोड़ेंगे, ना ही किसी को आने देंगे। कहां पर? जल जंगल जमीन की जब बात होगी तो ना हम बाहर आएंगे, ना किसी को आने देंगे। हम जैसे हैं, हमें अपनी स्थिति पर छोड़ दो। कौन कह रहे हैं? एसटी। अरे छोड़ दो तो कैसे करके भारत क्या बनेगा? आज जाकर के आजादी कितने सालों के बाद में आखिर आप समझ आ रहे हैं ना कि नहीं, हमें समाज की मुख्यधारा से जुड़ना होगा, नहीं तो हम तो बर्बाद हो गए। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ है ही नहीं ना। तुम नहीं पढ़े, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं किए, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए नहीं किए क्योंकि जल जंगल सर्वोपरि। किसके लिए? आदिवासी। वो एक रत्ती उसमें किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। भले वो भूखे मर जाएगा, लेकिन वो जल जंगल से समझौता नहीं करेगा। कौन? आदिवासी। लेकिन अब ये चीजें समझ में आ रही। वही चीज इनको पहले से कहा जा रहा था। यदि पंक्ति में जितने लोग खड़े हैं, एक लाइन में जितने लोग हैं, यदि उस पंक्ति का पहला व्यक्ति मान लो जाए जिन सुविधाओं का लाभ ले रहा है, वो सुविधाएं जो शासन के द्वारा मुहैया कराई जा रही है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यदि उन सुविधाओं का लाभ उस पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो शासन तो वहां पर फेल है, उस शासन का फेलवर है। लेकिन साथ में वो व्यक्ति क्या प्रयास कर रहा है? किससे जुड़ने के लिए? समाज की। और यदि वो पंक्ति तक नहीं पहुंचा या वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास नहीं किया, तो कभी भी हमारा डेवलप्ड नेशन का सपना साकार नहीं होगा। हम कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे, विश्व में हमारा कंपटीशन हो ही नहीं पाएगा। हमारा ह्यूमन इंडेक्स, ये हमेशा मानव विकास सूचकांक हमेशा क्या रहेगा? डाउन रहेगा। अब ये सारी समस्याएं इसी को ना, हालांकि ये बाद में भी इसको देखेंगे हम, इसी को यदि शासन की योजनाएं
यदि शासन की चीजें यदि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे, यहीं से सारा विकास की अवधारणा समाप्त होती है, खत्म होती है। इसीलिए आज के डेट में नारा दिया जा रहा है समावेशी विकास। क्या? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? हर जन को साथ में संग्रह लेकर के, मतलब चाहे पंक्ति का पहला हो अंतिम हो, सबको लेकर के साथ में विकास करना, यही क्या है आपका समावेशी। क्या है? समावेशी। और ये समावेशी विकास की अवधारणा वर्तमान की सरकार कैसे ला रही है? तो ये लोग पंडित दीनदयाल के फॉलोअर हैं। किनके फॉलोअर हैं? पंडित। और पंडित दीनदयाल ने हमेशा एक ही शब्द पर जोर दिया, और वो शब्द है अंत्योदय। क्या है? अंत्योदय। क्या है? अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है कि यदि पंक्ति है उसमें अंतिम छोर में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, तो जो पहला व्यक्ति है उसको जो सुविधाएं मिल रही हैं, उस तक जो सुविधाएं पहुंच पा रही, वही सुविधाएं वो किस तक पहुंचे? अंतिम। इसी को क्या कहते हैं? अंत्योदय। समझ में आ रहा है? अब ये सारी चीजें विकसित बनाना था, ये सबको जान रहे थे कि लोग तो आ जाएंगे, लेकिन ये आने से रहे नहीं। कौन? आपके एसटी। अब कैसे करें? तो इसमें भी कहे कि इनके ऊपर तो काम करेंगे, लाएंगे, लेकिन भैया ये बताओ कि उस एसटी में भी एक तो ऑलरेडी तुलनात्मक रूप से सबसे पिछड़े हुए, अब ये सबसे पिछड़े हुए, तो भारत सरकार के राजपत्र 1950 के मुताबिक भारत में उस समय 1950 में जब लिस्टेड हुए तो एसटी अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या 744। कितना? 744। अब ये 744 जो एसटी हैं, ये ऑलरेडी बाकियों से पिछड़े हैं। भारत सरकार ने कहा कि इसमें भी जानना है कि कौन और पिछड़े हैं। कितने में? 744। समझ में आ रहा है? वो 744 पिछड़े हैं बाकियों से, लेकिन वो 744 में भी जानना पड़ेगा कि कौन एकदम पिछड़े हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट हैं, एवरेज है, अबव द एवरेज है, बिलो द एवरेज है। मैं टेस्ट के मार्क्स से एनालिसिस करूं कि कौन है जो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, कैसे उसको उठाया जाए, कैसे उस पर काम किया जाए कि एक समय पर वो भी किसी तरह से एग्जाम को पास करे। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? एनालाइज करना पड़ेगा ना, अध्ययन करना पड़ेगा, डेटा देखना होगा, कैसे करके उनको लाया जाए, सामने लाया जाए। भारत सरकार उस 744 में भी पहचानना चाह रही कि कौन है जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो पिछड़ों के लिए आपको पकड़ना होगा 1973 को। 1973 के बाद में 1975 को, 1975, 73-75 के बाद पकड़ना है 1993 को, 1993, और 93 के बाद पकड़ना है 2006 को। 2000, ये 4 डेट को पकड़ो, 73, 75, 93 और 2006। 2006, 1973 में भारत सरकार ने भारत सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा 1973 में ढेबर कमीशन, ढेबर आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ढेबर कमीशन, ढेबर आयोग बना। भारत सरकार ने कहा ढेबर आयोग को कि देख, जो खर्चा आ रहा है, जैसा आ रहा है तू समझ, लेकिन हमें बता कि जनजातियों में भी कौन पिछड़े हुए हैं। कौन? किसमें? जनजाति। कब की बात है? 73। जनजाति में भी कौन पिछड़े हैं, ये ढेबर ने पैमाना तय किया कि मैं किस आधार पर देखूंगा कि जनजाति एक तो ऐसी पिछड़े, अब उसमें भी क्या निकालना है? अत्यधिक पिछड़े। किसमें? जनजाति में। तो ढेबर ने कुछ अपना पैरामीटर, कुछ पैमाना तय किया। उसको छूट था कि चिन्हांकित करके देना, इन पर हम विशेष काम करेंगे। कौन कह रही है? भारत सरकार। ये आयोग किसने बनाया? राष्ट्रपति ने। कब की बात है? 1973। 1973 में ढेबर कमीशन बना, ढेबर आयोग बना, और ढेबर आयोग ने कहा कि मैं
जो बनाऊंगा। ढेबर आयोग ने एक बास्केट बनाया और उसको नाम दिया पीटीजी। क्या नाम दिया? पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, पीटीजी नाम दिया। और कहे वो 744 जो है उसमें से 744 में से उन्हीं को पीटीजी वाले बास्केट में डालूंगा। पहला, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, जनजातियों में क्या हो? आर्थिक रूप से पिछड़े। पहला पैरामीटर तय किया गया इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन एक। दूसरा कहा गया, दूसरा जनजातियों में, एसटी में ना, पहला तो आर्थिक पिछड़ापन, दूसरा कहा गया साक्षरता दर 2% से कम हो। साक्षरता दर। अब यहां से इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगाओ ना कितना पैथेटिक सिचुएशन रहा होगा, कितनी दयनीय स्थिति, कितना मतलब क्या। भारत में तो साक्षरता का पैमाना ही है कि जो अपना नाम लिख ले या लिखे हुए नाम को जो पढ़ ले वो क्या है? आपका साक्षर है। और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि साक्षरता दर 2% से क्या आपका कम। मतलब ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे जिनमें लिटरेसी रेट कितना है आपका? 2% से कम। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो दूसरा पॉइंट था साक्षरता दर 2% से क्या आपका कम, उसको भी डालेंगे किसमें? पीटीजी। क्लियर हो रहा है? तीसरा क्या होगा? तो कहे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर, किसमें? किसी भी विशेष जनजाति में। कहे ऐसा कोई जनजाति जिसमें जनसंख्या बढ़ ही नहीं रहा है, स्थिर हो गया है। क्या हो गया? स्थिर, कांस्टेंट, या स्थिर, या फिर उसमें जनसंख्या उस पर्टिकुलरली देखा जाए यदि, तो वहां उस जनजाति समूह में कोई भी एक जनजाति जिसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रहा, स्थिर हो गया, या फिर लगातार घट रहा है। क्या हो रहा है? घट। बिरहोर। कौन? बिरहोर। 2001 की जनगणना ना, 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना में बिरहोर छत्तीसगढ़ में 1744 हैं। कितने हैं? 1744, 1744। कौन? बिरहोर। कितने? 1744। थोड़ी देर के लिए सोचो, ठाकुर, ब्राह्मण, तेली, कुर्मी, कोस्टा, कोई उतने बच जाए तो कितने? 1744। एक नस्ल खत्म होने कगार में है ना। समझ में आ रहा है? कितने रह गए हैं? 1744। 1744 रह गए हैं। ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा, बाउंड्री, उसमें पाओगे किनको? बिरहोर को। स्थिति ऐसी है कि देख करके ना ऐसा लगेगा कि क्यों यहां हूं, क्यों मैं इस धरती में क्यों हूं। जो थोड़ा भी सेंसिटिव रहेगा उसको लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या हो क्या रहा है। मतलब मिट्टी का यदि झोपड़ी है तो झोपड़ी भी जर्जर है। घर में खाने के लिए दाना नहीं है ना, हड्डी का ढांचा दिख रहा है, ऊपर से चमड़ी लटक रहा है। ऐसी स्थिति में वो जितना केस सुनने में आता है कि फलाना इतने साल का बच्चा हॉस्पिटल में ले जाया गया, डेथ हो गया, बाप जो है वो साइकिल में अकेले उसको लेकर के आए उसके शव को, ये सब वही है। ये बाकी किसी में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जनजाति में हो रहा है। किसमें हो रहा है? जनजाति। समझ में आ रहा है? और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदार इसलिए थोपे जा रहे हैं इनके ऊपर क्योंकि ये अपनी चीजों को नहीं छोड़े, जल जंगल को नहीं छोड़े। और ये नहीं रहते तो जल जंगल तो कब का बर्बाद हो चुका होता। समझ में आ रहा है? ये भी है, कब का बर्बाद हो चुका होता। वो प्रकृति प्रकृति प्रकृति, तो प्रकृति को बचाने के चक्कर में अपना पूरा का पूरा बंटाधार कर चुके हैं। वहां पूरा खाने के लिए दाना नहीं है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले
आज तक की रिपोर्टिंग होती थी, लाइव रिपोर्टिंग होती थी, जो सिर्फ ट्राइबल बेल्ट को कवर करती थी। आज भी उसके यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल होंगे। वो लोग दिखाते थे पूरे ट्राइबल बेल्ट पे जा जा करके कि ट्राइब्स की स्थिति क्या है। आज ना कोई दिखाने वाला है, ना कोई बताने वाला है, मरने वाला मर रहा है। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। शासन प्रशासन हर कोई जिम्मेदार है। आप ही जो आज के डेट में सुन रहे हैं, कल के डेट में जब जाकर के बैठोगे ना, तो आप में से ही कुछ लोग कुछ संवेदनशील होंगे, सेंसिटिव होंगे, करेंगे काम, चाहेंगे कि ये आए ऊपर उठे, लेकिन कुछ शोषण करेंगे। क्या करेंगे? शोषण। ये भारत के कुछ लोगों में आज भी उनके खून में मौजूद है, ये आज भी है और ये हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, पूरे ट्राइबल बेल्ट में हो रहा है। तो दयनीय स्थिति है किनकी? जनजातियों। तो पहला पॉइंट में बोला आर्थिक पिछड़ापन, दूसरा मैं बोला साक्षरता दर 2% से कम, तीसरा मैं बोला जनसंख्या में वृद्धि नहीं, स्थिर या फिर क्या आपका घट रहा, मतलब विलुप्त होने के कगार पर हो, विलुप्त होने के, समझ में आ रहा। चौथा ना, आज भी जो कृषि कार्य जो है पुरानी पद्धति से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पुरानी। ऐसा जनजाति जो कृषि कार्य, मतलब वर्तमान में उस समय जो भी पद्धति, जिस भी तरीके से जो कृषि चल रहा है, वैसा कृषि नहीं कर रहे हैं। वो प्राचीन मतलब क्या? तो जनजातियों की कृषि ही झूम कृषि है। क्या है? झूम। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि करते हैं कौन? आदिवासी। कौन? आदिवासी। उसमें किसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं, कोई अपरेटस नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा जहां पर गए जो मिला उसी पर क्या कर दिए? कृषि कर दिए। क्योंकि वो कभी ऐसा माने ही नहीं कि हमें अपने जमीन का बंटवारा करना है। फलाना सोच रहे कि इतने एकड़ का ये पट्टा होना चाहिए, जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए, ये होना, वो तो पूरा जंगल को ही अपना घर मान रहे थे। तो अपना डेरा उठाए, लगाए कहीं पर, 2-3 साल कृषि किए, फिर वहां से शिफ्ट कर गए, अगले 2-3 साल और कहीं किए। समझ में आ रहा? कौन? जनजाति। तो जो प्राचीन पद्धति से कृषि कर रहे हो, जो आधुनिक पद्धति से कृषि ना कर रहे हो, ऐसी जनजातियों को भी किसमें रखने की बात कही गई? पीटीजी। किसमें? पीटी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? कौन? ढेबर। तो ढेबर ने भारत सरकार को, राष्ट्रपति को कहा 1975 में कि 2 साल का समय ले लिया हूं और मेरे हिसाब से जो है वो 744 में 52 जनजातियां हैं, 52, जिसको डाला जाएगा कहां पर? पीटीजी। डालना चाहिए कहा? कौन? ढेबर। कितने को? 52 को। 52 को रखो कहे बास्केट में, पीटीजी में। अब 52 को जब ढेबर ने रिकमेंड किया कि नहीं 52 होना चाहिए, तो भारत सरकार ने उसमें एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कहा कि आपने जो अध्ययन किया होगा सही किया होगा। पूरे 52 के 52 को 1975 में राष्ट्रपति के द्वारा पीटीजी घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? कब? 75। समझ में आ रहा है? 1993 में फिर से एक बार और 23 जनजातियों को फिर पीटीजी में लाया गया। किस में लाया गया? पीटीजी। कितने को? 23। तो 52 और 23 1993 में हो गए कितने? 75। कितने हो गए? 75। इन्हीं पीटीजी, जो पीटीजी में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो था नाम, जिसमें 75 थे, उसी को 2006 में पीटीजी का नाम बदल करके उसी को पीवीटीजी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब वो पीटीजी क्या कहलाता है? पीवीटीजी। कब से कहलाता है? 2006, 2000। और इस पीवीटीजी वाले बास्केट में कितने हैं? कितने हैं? तो भारत में कितनी जनजातियां? 744। उसमें से विशेष पिछड़ी जनजाति कितना है? कितना है? 75। ओडिशा एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति समूह की संख्या 62 है, और इसी 62 में ध्यान रखना सर्वाधिक विशेष पिछड़ी जनजाति भी ओडिशा में 13 है। कितना है? 13। फॉलोड बाय आंध्रा। आंध्रा में विशेष पिछड़ी जनजाति कितना है? 12। कितना है? 12।
जबकि छत्तीसगढ़ में यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या 42 है और इस 42 में से 5 क्या है आपके विशेष पिछड़ी जनजाति। कितने? 5। कितने? क्या क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? 42 में से कितने? 5। तो 42 में से 5 ये पीवीटीजी हैं। ये ध्यान रखना। एक आपका अबुझमाड़िया, कौन सा? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया के बाद में बैगा, बैगा पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा बिरहोर, और बिरहोर के बाद में कमार। बिरहोर के बाद कमार। ये 5 हैं छत्तीसगढ़ के, जो किसमें है? पीवीटीजी में। छत्तीसगढ़ बनने के बाद, छत्तीसगढ़ बनने के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार 2002, 2003 अजीत जोगी की सरकार थी उस समय। 2003 में पंडो और भुंजिया, पंडो और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि 5 की जो स्थिति है वही स्थिति पंडो और किसकी है? भुंजिया की है।